हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी के काफ़ी कमेंट और मैसेज आने के बाद आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है ग्रुप थियरी, रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा, उसका हम यूनिट फर्स्ट के लेक्चर्स को आज से हम प्रोवाइड करना शुरू कर रहे हैं। आप सभी को अब डेली क्लासेस मिलेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के भी। हम ऑलरेडी आप सभी को बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग उन लेक्चर्स को नहीं ज्वाइन करते हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाइए, उन लेक्चर्स को भी ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाते हुए चलिए। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारा जो ग्रुप थियरी हमने जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जहां पर छोड़ा था वहीं से ही अब बीएससी 5th सेमेस्टर के ग्रुप थियरी का स्टार्टिंग होगा। और इस लेक्चर में हम अपने यूनिट फर्स्ट के सबसे पहले टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है ऑटोमॉर्फिज्म। हम समझेंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, सभी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम अब आप सभी को रेगुलर बेसिस पर रात में 8 बजे मैथमेटिक्स के भी क्लासेस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। आप लोग अपने नए कॉपी में सबसे पहला हेडिंग डालिएगा यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ऑटोमॉर्फिज्म। क्या है हमें पढ़ना? ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो समझते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म एक्चुअली होता क्या है। ऑटोमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली आइसोमॉर्फिज्म के ही कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए। सपोज कर लेते हैं कि लेट G, O हमारे पास एक ग्रुप है एंड सपोज कर लेते हैं कि G', O' हमारे पास एक ग्रुप है, यानी कि B2 ग्रुप्स। हमने क्या लिया? हमने दो अलग अलग ग्रुप्स को ले लिया। कौन कौन सा ग्रुप हमारे पास है? एक हमारे पास ग्रुप है G, O, दूसरा हमारे पास ग्रुप है G', O', B एनी 2 ग्रुप्स। ठीक है, देन तब हम क्या कर रहे हैं? एक मैपिंग को डिफाइन कर रहे हैं। देन ए मैपिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। देन ए मैपिंग F इज मैप्ड फ्रॉम G से G'। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? एक मैपिंग को हम डिफाइन कर रहे हैं जो कि इस ग्रुप G से इस ग्रुप G' पर डिफाइन हो रहा है, सच दैट, ठीक है, सच दैट की आवश्यकता नहीं होगी। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, सो F इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? F इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ। हम कब कह सकते हैं? अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो उसी के लिए यह कॉन्सेप्ट हम रिकॉल करा रहे हैं। कब हम कह सकते हैं? पहला हमारे पास कंडीशन है कि F जो है वह 1 1 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमारे पास है कि F जो है F इज ऑन टू होना चाहिए, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग, इन दोनों की सहायता से हम कह सकते हैं। और तीसरा हमारे पास कंडीशन है कि होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। F इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं F इज होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या कंडीशन होता है? हमारे पास कंडीशन होता है कि F ऑफ A O B इज इक्वल टू F ऑफ A O' F ऑफ B होना चाहिए। ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन होता है, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो हमारे पास मैपिंग F है उसको हम आइसोमॉर्फिज्म ऑन ग्रुप G, या फिर मैं कह सकता हूं कि आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन ग्रुप G टू G' हमारे पास है। ठीक है, लेकिन ये जो हमने कॉन्सेप्ट पर अभी बात किया, ये हमारे पास तो आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है।
हम लोग थर्ड सेमेस्टर में इस चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। जब हमारे पास एक ग्रुप होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे पास दो ग्रुप हैं जो कि अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो इस पर हम एक मैपिंग एफ को डिफाइन करते हैं कुछ इस प्रकार से कि वह एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर जाता है। तो इस सिचुएशन में उसी मैपिंग एफ को ही हम आइसोमॉर्फिज्म कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ जब वो बाइजेक्टिव मैपिंग हो, यानी कि वह 1-1 और ऑन टू भी मैपिंग करता हो, और साथ ही साथ है या क्या करता हो, या होमोमॉर्फिज्म भी रखता हो। तब इस सिचुएशन में उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट करना है, बस इतना ट्विस्ट करना है कि हमारे जो दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, अगर इन दोनों ही ग्रुप को सेम कर दिया जाए, यानी कि हमारे जो दोनों ग्रुप हैं वो एक ही ग्रुप हो जाएं, तो इस सिचुएशन में इसी मैपिंग को ही हम क्या कहने लग जाते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म कहने लग जाते हैं। मैंने क्या बोला, रिपीट करता हूं, अगर हमारे दोनों ग्रुप सेम हो जाएं तो इस प्रकार का यह जो फंक्शन है, यह जो मैपिंग है जिसे हम आइसोमॉर्फिज्म कह रहे हैं, अगर इनमें ये दोनों ही ग्रुप क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, एक ही ग्रुप बन जाएं, तो इस सिचुएशन में हम इसी तीनों कंडीशन के सेटिस्फाई होने से हम उसी मैपिंग एफ को क्या कहने लग जाएंगे, ऑटोमॉर्फिज्म कहना लग जाएंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म में बस इतना ही अंतर होता है कि आइसोमॉर्फिज्म में जो हम मैपिंग करा रहे हैं वो दोनों अलग अलग ग्रुप पे होते हैं, जबकि ऑटोमॉर्फिज्म में हमारे सेम ग्रुप होते हैं और कंडीशन वही सेटिस्फाई होता है कि पहला 1-1 होना चाहिए, दूसरा ऑन-टू होना चाहिए, यानी कि दोनों मिलाकर बाइजेक्टिव मैपिंग होना चाहिए। तीसरा कंडीशन कहता है कि हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए एफ को, और होमोमॉर्फिज्म के लिए ये कंडीशन हमारे पास होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, इससे आपको आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब चलो हम आप सभी को ऑटोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन भी लिख कर दिखाते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं अपने ऑटोमॉर्फिज्म के डिफिनीशन पर। हमने आइसोमॉर्फिज्म से ऑटोमॉर्फिज्म को लिंक किया, समझा सभी चीज़ों को कि हम जब दोनों ग्रुप सेम होंगे तो उसी को ही ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे, अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हुए तो आइसोमॉर्फिज्म कहने लग जाते हैं। तो इसका भी डिफिनीशन कुछ बनता है और काफ़ी अच्छा डिफिनीशन इसका बनता है। इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास G, कोई एक ग्रुप है और एक मैपिंग को डिफाइन किया गया है, F इज सच दैट G to G बी एनी मैपिंग देन F, जो हमारे पास F जो है उसी को ही हम कह रहे हैं कि यह एक ऑटोमॉर्फिज्म है। क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। जो यह F है वह ऑटोमॉर्फिज्म है, किसके किसके बीच है, बिटवीन G के बीच में है। ठीक है, या फिर लिखा जा सकता है बिटवीन G एंड G के बीच में है, या फिर दोनों को ही हटा दो, जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे ही लिख सकते हैं कि F इज ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ। यह कब हो सकता है, केवल और केवल तभी हो सकता है जब हमारे पास पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला कंडीशन हमारा क्या है कि F जो है F इज 1-1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारे पास आता है कि F जो है वह ऑन-टू होना चाहिए, F इज ऑन-टू। तीसरा कंडीशन हमारे पास आता है कि जो F है वह क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अब होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका मतलब यह हुआ, दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि F ऑफ A O B अगर हम निकालते हैं तो F ऑफ A, और यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन सेम ही होगा क्योंकि ग्रुप हमारे पास सेम है, तो F ऑफ A O F ऑफ B हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन F है या फिर जो मैपिंग F है वह हमारे पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब यहाँ पर इसी को ही एक और प्रकार से डिफाइन किया जाता है, उस डिफिनीशन को भी हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इन चीज़ों पर बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरा डिफिनीशन ये आता है
कि एन आइसोमॉर्फिज्म ए ग्रुप जी, ठीक है, ऑन टू जी इटसेल्फ, ठीक है। क्या मैंने बोला कि हमारे पास एक ऐसा मैपिंग हम ले रहे हैं जो कि आइसोमॉर्फिज्म है, और यह जो आइसोमॉर्फिज्म का कंडीशन यहाँ पर ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया जब हमने कहा कि हमारे पास एक मैपिंग है जो कि आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म कहा तो मतलब इसका ये तीनों कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गया। और ऐसे सिचुएशन में एक खास प्रॉपर्टी का मैं और उपयोग कर रहा हूँ कि हमने जो ग्रुप का आइसोमॉर्फिज्म लिया है वह उसी ग्रुप पर ले रहा हूँ, यानी कि दोनों ही ग्रुप को मैं सेम कर रहा हूँ आइसोमॉर्फिज्म के केस में। देन तब हम क्या कहेंगे, देन दिस मैपिंग, ठीक है, दिस मैपिंग is called, then this mapping is called ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। हम क्या कहेंगे तब इसी मैपिंग को ही हम कहने लग जाते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके बेस पर हम एग्जांपल्स पर भी बात करने वाले हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, कहीं भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि हमने एक ही ग्रुप को ले लिया और इस पर हमने एक मैपिंग को डिफाइन कर दिया, और यह मैपिंग एफ जो है उसी को ही हम कह रहे हैं कि यह ऑटोमॉर्फिज्म है। कब हम कह सकते हैं, केवल और केवल तब कह सकते हैं जब वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, या फिर इन दोनों कंडीशन से एक कंडीशन बनाया जा सकता है जिसे हम बाइजेक्टिव मैपिंग कहने लग जाएंगे, और फिर होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ जाएगा। यानी कि ओवरऑल हमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे। पहला 1-1, दूसरा ऑन टू, तीसरा हमारे पास होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। और इसी को ही हम दूसरे प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम एक आइसोमॉर्फिज्म ले लेते हैं, आइसोमॉर्फिज्म मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, और इस प्रकार का अगर हमारे पास कोई मैपिंग है जो कि आइसोमॉर्फिज्म है, तो उसमें हमने क्या किया, ग्रुप को सेम कर दिया, डोमेन और कोडोमेन का ग्रुप हमारे पास सेम हो गया, यानी कि ये दोनों ग्रुप हमारे पास जब सेम हो जाते हैं तो इस प्रकार के आइसोमॉर्फिज्म को या इस प्रकार के ही मैपिंग को हम क्या कहने लग जाते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म कहने लग जाते हैं। अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1-1 आप लोग इंटरमीडिएट से ही पढ़ते आ रहे होंगे। 1-1 का मतलब ये हुआ कि हमारा जो डोमेन के सभी एलिमेंट हैं और जो कोडोमेन के सभी एलिमेंट हैं वो एक ही करते हुए जुड़े हुए हैं, यानी कि किसी भी दो एलिमेंट के इमेज अगर सेम है तो वो दोनों एलिमेंट भी सेम होंगे। ये 1-1 का केस हो गया। ऑन टू का केस ये हुआ कि अगर हम कोडोमेन को देखते हैं तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी एलिमेंट के पास एक प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि डोमेन में हमारे पास उसके लिए एक एलिमेंट जरूर उपस्थित होगा। और होमोमॉर्फिज्म का केस तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि हम डोमेन के दो एलिमेंट्स को उठाएंगे, उन्हें एक दूसरे पर ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ पर एक नया एलिमेंट मिलेगा और उस पर हम अपने फंक्शन को लगाएंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया जाएगा तो यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यू मिलेगा, और यह वैल्यू इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा कि हमारे पास ए का जो एफ इमेज लेंगे कोडोमेन में उसका हमने एफ इमेज ले लिया, और बी का हम जब कोडोमेन में एफ इमेज लेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा इन दोनों वैल्यूज को हम सेम बाइनरी ऑपरेशन पर ऑपरेट कराएंगे और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वह इस वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म का केस हुआ। अगर हमें प्रूव करना रहेगा तो हम इसी की सहायता से ही प्रूव करते हैं ऑटोमॉर्फिज्म को। ये तो बस एक जनरल सा डिफिनीशन है जिसका हम कुछ खास उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इनके बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स पर बात करते हैं। और तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने ऑटोमॉर्फिज्म के कुछ एग्जांपल्स पर, क्योंकि हमने ऑटोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल तरीके से समझ लिया है। तो अब यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनमें हमारे पास जो सबसे पहला एग्जाम्पल है उसे हमें किसी भी तरह से प्रूव करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह जो एग्जाम्पल है यह ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है।
यानी कि यह खुद से होगा ही होगा। अब कैसे है, ध्यान देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, तो आपको बताना है कि एक मैपिंग है जिसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बार। तो आई एक मैपिंग है जो कि जी से जी पर जा रहा है, और इसे हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि हमारा जो ग्रुप का हर एक एलिमेंट x है, ठीक है, उस पर हम इसी मैपिंग आई को ही लगाते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है। हम अपने एलिमेंट पर एक ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो उससे गुजरने के बाद उस एलिमेंट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वही एलिमेंट हमें बाद में भी मिल जा रहा है। तो इस प्रकार के ही मैपिंग आई को हम कहने लग जाते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। और इस प्रकार का जो ऑटोमॉर्फिज्म होता है उसे हम ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, अगर आप लोग चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हर एक एलिमेंट पर मैप करेगा। अगर हमारे पास 1 है तो 1 पर मैप करेगा, 2 है तो 2 पर मैप करेगा, 3 है तो 3 पर मैप करेगा, 100 है तो 100 पर मैप करेगा, A है तो A पर मैप करेगा, 1000 है तो 1000 पर मैप करेगा, यानी कि 1 है, ठीक है। ऑन टू की अगर बात की जाए तो ऑन टू भी है, क्योंकि हर एक एलिमेंट पर मैप कर रहा है, और हमारा जो डोमेन और को डोमेन है वो दोनों ही सेम है, तो इस प्रकार यह ऑन टू भी है। और यह होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी है, ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, 3rd सेमेस्टर में आप लोग होमोमॉर्फिज्म पढ़े ही हैं। तो इसलिए यह हमारे पास एक ऑटोमॉर्फिज्म का केस बन रहा है, और यह एक ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे चेक कर लीजिएगा। अभी मैं इसे चेक करके दिखाता हूं दूसरे एग्जाम्पल को, और उसी सेम तरीके से आप लोग इसे भी चेक कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रोसेस पर। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पर। यहां पर बोला जा रहा है कि हमारे पास जेड हमारे पास एक सेट दिया गया है, और यह जो सेट है वह इंटीजर्स का सेट है, और यह एडिशन बाइनरी ऑपरेशन पर क्या कर रहा है, एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। किस पर, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, हमारे पास एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है यह हमारे ग्रुप के चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन से कंडीशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, याद होगा, उम्मीद करता हूँ 3rd सेमेस्टर में आप लोग पढ़े ही हैं, ठीक है, मैंने भी पढ़ाया है। तो जेड हमारे पास एक ग्रुप है जो कि इंटीजर्स का एक सेट है, और वह एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। देन द मैपिंग, तब हम एक मैपिंग को डिफाइन कर रहे हैं जो कि कुछ इस प्रकार है, और यह जो हमारे पास डिफाइन हो रहा है वह f ऑफ n इज इक्वल टू -n दे रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। यह एक हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। प्रूव करते हैं कि कैसे यह एक ऑटोमॉर्फिज्म है। तो चलिए अब अपने दूसरे एग्जाम्पल के हम प्रूफ पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सभी चीज़ों को हम समझ ही चुके हैं तो इसके प्रूफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली अगर वहाँ पर मैं कराता प्रूफ को तो हमारे पास स्पेस कम था, जिसकी वजह से प्रूफ हमारा एक ही पेज में नहीं आ पाता, ठीक है, इसलिए इसे मैं अलग से करा दे रहा हूँ। तो चलिए इसके प्रूफ पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। प्रूफ में क्या बातें बोली जा रही हैं ध्यान दीजिएगा। हम सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले तो गिवन दैट हमारे पास जो दिया गया है उस पर बात कर लेते हैं। गिवन दैट हमारे पास दिया गया है कि z कामा प्लस जो है, ठीक है, z कामा प्लस जो है वो क्या है, बी ए ग्रुप, ठीक है। यह क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है, और जो z है वह सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, और जो हमारे पास प्लस है वह हमारे पास क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, जिसे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। अब अगर इस पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक मैपिंग भी दिया गया है, दी मैपिंग, ठीक है, हमारे पास एक मैपिंग भी दिया गया है, f इज मैप्ड फ्रॉम z टू z, ठीक है, और इसे कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया गया है, f ऑफ n इज इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है -n, यानी कि हम डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे
तो उस पर हम अपने फंक्शन को जब मैप करा रहे हैं तो वह उसी एलिमेंट का ही निगेटिव एलिमेंट देने लग जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, देन f इज ऑटोमॉर्फिज्म। तो हमारे पास जो मैपिंग दिया गया है वह ऑटोमॉर्फिज्म होगा इफ एंड ओनली इफ। या कब हो सकता है, इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। हम तब कह सकते हैं जब हमारे पास f जो है वह 1 1 हो। क्या हो, f जो है वह 1 1 हो। तो 1 1 के लिए अगर हमें बात करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट, हम सपोज कर लेते हैं कि f ऑफ n कामा f ऑफ m, ठीक है, बी 2 एलिमेंट्स, ठीक है, बी 2 एलिमेंट्स इन कोडोमेन, ठीक है, इन कोडोमेन z। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला कि हमारे पास fn और fm हमारे पास 2 एलिमेंट हैं जो कि कोडोमेन z के हमारे पास दोनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली हमें डोमेन और कोडोमेन वर्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि डोमेन और कोडोमेन जो दोनों ही हमारे पास सेट दिए गए हैं वो हमारे सेम सेट हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास देखो 1 1 का केस क्या कहता है कि अगर हमारे 2 एलिमेंट के इमेज सेम हैं तो वो दोनों ही एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरा तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारे 2 एलिमेंट के इमेज डिफरेंट हैं तो वो दोनों ही एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये 1 1 का केस कहता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात कर रहे हैं कि लेट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ m। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो n का f इमेज है और m का जो f इमेज है वो दोनों अगर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, इस मैपिंग का हम उपयोग करेंगे। अगर f ऑफ n को हम मैप कराते हैं तो -n मिलता है तो -n हो गया, और f ऑफ m को मैप कराएंगे तो -m हो जाएगा। माइनस माइनस हमारा कैंसल आउट हो जाएगा तो n इज इक्वल टू m मिल जा रहा है। और ये जो f ऑफ n है, जो f ऑफ m है, वो दोनों ही n और m के ही मैपिंग तो है, यानी कि यह n के ही तो इमेज हैं, यह m के ही तो इमेज है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि हमारे पास अगर किसी भी 2 एलिमेंट के f इमेज सेम हैं तो वो दोनों ही एलिमेंट क्या हैं, सेम ही हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि यह हमारे पास जो f है वह 1 1 का केस सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने अपने पहले कंडीशन को प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कंडीशन पर, जिसका नाम है हमें प्रूव करना पड़ेगा कि f जो है f इज ऑन टू, यानी कि यह ऑन टू का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑन टू का कंडीशन हमें सेटिस्फाई कराना है तो फॉर ईच एलिमेंट हमें बात करना पड़ेगा। फॉर ईच एलिमेंट सपोज कर लेते हैं कि f ऑफ n, ठीक है, बिलोंग्स टू हमारे पास z है, यानी कि कोडोमेन पर हम बात कर रहे हैं। फॉर ईच एलिमेंट f ऑफ n बिलोंग्स टू z देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज, ठीक है, ए प्री इमेज सच दैट, ए प्री इमेज n सच दैट, कुछ इस प्रकार की। ठीक है, अगर हम fn ले रहे हैं तो हमारे पास प्री इमेज n हम ले सकते हैं, अगर fm लेते हैं तो हमारे पास प्री इमेज हमारे पास m होता। सच दैट कुछ इस प्रकार होगा कि जो f ऑफ n है वो -n के ही बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए यही कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो इस वजह से हमारे पास यह भी कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि यह ऑन टू का केस भी बन रहा है। ऑन टू का केस अगर जनरल रूप में हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे कोडोमेन में एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सभी एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए डोमेन में।
ठीक है, यानी कि उसका प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, ये ओवरऑल कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दिखा भी दिया कि हमारे पास ये हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा हो, लेकिन इस वजह से इसे डाउटफुल आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि हमने यन ही लिया है। यहाँ पर आप यम भी लिख सकते हैं, मैं यम लेता हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास यम हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास यम हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास यम ही हो जाएगा। ठीक है, और इसे अगर एग्जैक्टली प्रूव करना चाहते हैं तो एफ ऑफ यम को यहाँ पर एक्सपेंड कर दीजिए तो माइनस यम मिलेगा, माइनस यम इज इक्वल टू माइनस यम, यानी कि हमारे पास ऑन टू का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब चलो अपने तीसरे कंडीशन पर बात करते हैं। हमारे पास जो तीसरा कंडीशन है वो है होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन, होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन है। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? होमोमॉर्फिज्म को प्रूव करने के लिए एफ ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एल एच एस को उठा लेते हैं। अगर हम एल एच एस को उठाएंगे तो यानी कि हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए ओ बी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ध्यान दिया जाए तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट हम क्या कर सकते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यम कामा एन बी टू एलिमेंट्स। ठीक है, बी टू एलिमेंट्स हम ऑलरेडी शायद सपोज किए हुए हैं ना, नहीं लिख किए थे। ठीक है, बी टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन जेड। ठीक है, किसके एलिमेंट्स हैं, ऑफ डोमेन जेड के ये एलिमेंट्स हैं। एंड एफ ऑफ यम कामा एफ ऑफ यन जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, बी टू एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन जेड के ये दोनों एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, देन इसके कंडीशन के अनुसार यानी कि होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन के अनुसार हमें यह प्रूव करना पड़ेगा। देन हमें यह चेक करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एम और हमारे पास ओ बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एडिशन दिया गया है, तो एफ ऑफ यम प्लस यन हमें निकालना पड़ेगा, और इज इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ यम एंड हमारे पास ओ बाइनरी ऑपरेशन प्लस है एफ ऑफ यन के बराबर हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ पूरा स्क्रीन आ भी रहा है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब चलिए अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। मैं इसे इरेज करता हूँ। हमने आप सभी को क्या बताया कि हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, उस पर हमने एक मैपिंग को डिफाइन किया है, वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन हुआ है, और हमने कहा है कि ये जो मैपिंग एफ है वह ऑटोमॉर्फिज्म है। उसके लिए यह 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला 1-1 का केस सेटिस्फाई किया, मैंने दिखाया भी। दूसरा हमारे पास ऑन टू का केस सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को दिखाया। तीसरा केस हमारे पास बन रहा है होमोमॉर्फिज्म का, और इसी कंडीशन पर अब हमें बात करना है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब चलिए इसे मैं इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बात पता चल रही है कि हमारे पास कोई भी एक मैपिंग जो है वह ऑटोमॉर्फिज्म तब हो सकता है जब हमारे डोमेन का एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट सेम हो, यानी कि हमारे दोनों ही सेट सेम हो, और जो हमारे पास मैपिंग दिया गया है वह क्या होना चाहिए, वह एक आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। और आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए 3 कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला कंडीशन हमारे पास 1-1 का केस होना चाहिए, दूसरा कंडीशन हमारे पास होता है ऑन टू का केस होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन हमारे पास होता है होमोमॉर्फिज्म का केस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं। ठीक है, तो LHS अगर हम ले रहे हैं तो यानी कि एफ ऑफ यम प्लस यन हमें देखना पड़ेगा, और हमारे पास जो फंक्शन था वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन था, एफ ऑफ यन इज इक्वल टू माइनस यन। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इस पूरे ओवरऑल वैल्यू को हम यन कह रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास माइनस यम प्लस यन मिल रहा है।
ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस एम और माइनस एन हो जाएगा, और इसी को ही हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस एम और प्लस माइनस एन भी लिखा जा सकता है। और यह जो माइनस एम है अगर देखा जाए तो माइनस एन इज इक्वल टू माइनस एन मिला है, और इसी को ही एफ ऑफ एम लिख देते हैं तो माइनस एम मिल जाएगा। तो यानी कि इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एम एंड प्लस एफ ऑफ एन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात पता चल रही है कि हमारे पास यह RHS है, यही तो RHS हमें मिला हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया है। हेंस इसका मतलब ये हुआ कि F इज होमोमॉर्फिज्म। हमारे पास जो F है वह क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने तीनों कंडीशंस को दिखा दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जब हमने अपने तीनों ही कंडीशंस को दिखा दिया तो अब चलिए हम इसको समराइज कर देते हैं। हमने यह भी दिखा दिया कि यह 1-1 का केस सेटिस्फाई कर रहा है, हमने यह भी दिखा दिया कि यह ऑन-टू का केस सेटिस्फाई कर रहा है, और हमने तीसरे कंडीशन के साथ यह भी दिखा दिया कि यह होमोमॉर्फिज्म का केस भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 10 क्या लिख सकते हैं कि F इज ऑटोमॉर्फिज्म। क्या है, F जो हमारे पास है वह एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अपने इस एग्जाम्पल को प्रूव करके भी दिखा दिया। अब इसमें एक और एग्जाम्पल लिया जा सकता है, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, लेकिन हमने जब एक एग्जाम्पल की सहायता से आप सभी को सब कुछ समझा दिया है तो आप लोग इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं। तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपने 2 एग्जाम्पल्स की सहायता से यह आप सभी को समझा दिया है कि ऑटोमॉर्फिज्म हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप सभी को ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया। आप लोग उसे चाहें तो प्रूव करके भी देख सकते हैं। प्रूव करने का तरीका सेम ही होगा। हर एक प्रूफ में हर एक ऑटोमॉर्फिज्म के प्रूफ बिल्कुल सेम होंगे, बस उनमें केवल यहाँ पर बदलाव होगा जब हम उसे होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारे पास जो फंक्शन होगा वो अलग अलग प्रकार से डिफाइन होगा। जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस एन डिफाइन हुआ था, ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें एफ ऑफ एक्स जो है वह एक्स स्क्वायर के रूप में डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और जो एक्सटर्नल वॉइस हो रहा है उसे इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम आगे के कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। तो अब हमारे पास जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म पर बात करना रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।